रिकॉर्डिंग अभी कल मैंने आपको एक चीज सिखाई थी जिसमें आप थोड़े से कंफ्यूज थे। मुझे ये बताओ, बच्चों, बेटा जी, मुझे ये बताओ, अभी मैं ग्राउंड पे क्या एक्सर्ट कर रहा हूं, अपना वेट या रिएक्शन फोर्स? रिएक्शन फोर्स। तो प्रेशर मेरे वेट का होगा या रिएक्शन फोर्स का होगा? रिएक्शन फोर्स का होगा। जब हम लेफ्ट में जाएंगे तो हमारी रिएक्शन फोर्स वेट के इक्वल होगी या लेफ्ट के मोशन के साथ वेरी करती रहेगी? जब लेफ्ट मूव करेगी तो वेरी करेगी। तो ऑब्वियसली जो हम लेफ्ट के फ्लोर पे प्रेशर एक्सर्ट करेंगे वो हमेशा हमारा वेट नहीं होगा, वो होगा रिएक्शन फोर्स। तो कल मैंने ये बात सिखाई, कल वाली बात की समरी लिख लो। लिखो, प्रेशर इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। प्रेशर इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ओवर एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है, ये हो गई पहली बात। प्रेशर इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ओवर एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट, ये हो गई पहली बात। ठीक, अब आते हैं दूसरी बात पे। दूसरी बात यह है कि P इज इक्वल टू एम जी ओवर ए। बच्चों अब आप बताओ, मैं आपको दो ऑप्शन देता हूं, इज ऑलवेज करेक्ट या इज करेक्ट विद सम कंडीशंस। मैंने लिखा P इज इक्वल टू एम जी ओवर ए। तो बेटा लेट नहीं हो गए? हसान, लेट हो गए हो ना? अच्छा, प्रोजेक्टाइल के वीडियो सोल्यूशन मैंने ग्रुप पे पोस्ट कर दिए, आपको मिल गए होंगे। मिले या नहीं मिले? थ्योरी वाले पेपर 2 के सुबह पोस्ट किए थे। हाँ, वो सुबह सुबह भेजे थे, सुबह आई थिंक 6:30 बजे मैसेज भेजा था। अच्छा बच्चों, P इज इक्वल टू एम जी ओवर ए। P इज इक्वल टू एम जी ओवर ए। अच्छा, आगे मूव करने से पहले आप मेरी बात ना केयरफुली सुननी है। हमने मिड टर्म में करना है अच्छा ग्रेड, ताकि आपकी बच जाए इज्जत। अब स्कीम बताता हूँ, स्कीम सुनो। स्कीम ये है कि बीच में नहीं बोलना। स्कीम ये है कि अगर आप खुद से पढ़ेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी कि कौन सा चैप्टर शुरू करना है। फॉर एग्जांपल, अगर 6 चैप्टर हैं तो आप डेली कंफ्यूज होंगे कि केमिस्ट्री पढ़ें, मैथ पढ़ें, पांचवा चैप्टर पढ़ें, चौथा पढ़ें। हम इसको चेंज करते हैं, स्कीम यूं रखते हैं कि मैं आपको पेपर असाइन करूंगा, जैसे जून 25, जून 24, ठीक है? उसके पेपर के क्वेश्चन भी मैं असाइन कर दूंगा, और वही क्वेश्चन उस रात में मैं वीडियो सोल्यूशन करूंगा। समझ आ गई बात? जैसे जून 25 के मैंने आपको असाइन कर दिया 6 क्वेश्चन। ठीक है, एक चीज याद रखो, जितने भी मिड टर्म्स होते हैं दुनिया भर में, वो सारे पास पेपर में से होते हैं। और अगर कोई बच्चा 20 से लेकर 25 तक सारे पास पेपर करके बैठा है तो उसका एक तो फाइनल में भी ए आ जाएगा। दूसरी बात ये, आप अगर पास पेपर कर चुके हैं, आपको पास पेपर आते हैं, तो आपका मिड टर्म में भी ए आ जाएगा और फाइनल के लिए भी तैयारी हो जाएगी। तो स्कीम ये है कि जून 25 से बैकवर्ड हम क्या करेंगे, पास पेपर करते जाएंगे। लेकिन आप जब खुद सोचोगे तो आप अपने आप को ना ऑर्गेनाइज और डिसिप्लिन नहीं कर सकोगे। तो बेहतर यह है कि आज से यूं करते हैं, मैं ग्रुप के अंदर आपको 10 से क्वेश्चन असाइन करूंगा और वो क्वेश्चन मैं खुद भी वीडियो सोल्यूशन करूंगा। ठीक है, आप वो क्वेश्चन करेंगे और उनके मैं वीडियो साथ ही पोस्ट कर दूंगा। जब आप वो क्वेश्चन कर लेंगे, कुछ क्वेश्चन फंसेंगे ना आपको, फिर वो आप मेरी जाके वीडियोस देखेंगे कि मैं उन क्वेश्चंस को कैसे कर रहा हूं। ठीक है, तो डेली बेसिस पे अगर हम 10 क्वेश्चन करते हैं तो आपका ए ग्रेड पक्का आ जाएगा। तो 10 क्वेश्चन ज्यादा नहीं होते, हो सकते हैं। तो डेली बेसिस पे मैं ग्रुप पे आपको क्वेश्चन असाइन करूंगा। डन हो गया? क्या चीज? पहली चीज है, प्रेशर का फॉर्मूला क्या लिखा है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ओवर एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट। तो प्रेशर क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स यूज करते हैं। क्यों? अगर मैं फ्लोर पे हूं तो मैं फ्लोर पे क्या एक्सर्ट कर रहा हूं, अपना वेट या नॉर्मल रिएक्शन फोर्स? क्या कहोगे? मैं फ्लोर पे एक्सर्ट कर रहा हूं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। क्या नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हर वक्त वेट के इक्वल होगी या डिफरेंट भी हो सकती है? मैं आपको सिचुएशन बताता हूं, आप बताते जाए, आपने बताना है। अगर मैं स्टिल हूं तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और वेट का क्या कंपैरिजन होगा? दे आर इक्वल। अगर मैं स्टिल हूं तो दे आर इक्वल। अच्छा, अगर मैं लिफ्ट में हूं और लिफ्ट कांस्टेंट स्पीड से चल रही है तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और वेट का क्या कंपैरिजन होगा? तब भी इक्वल, तब भी इक्वल। जब मैं स्टिल हूंगा या लिफ्ट कांस्टेंट स्पीड से चलेगी तो ये इक्विलिब्रियम होता है। जब तक एक्सेलरेशन नहीं होगा, मैं रिपीट करता हूं, जब तक एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन नहीं होगा, वेट और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इक्वल होंगे। जब भी वर्टिकल एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन होगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और वेट क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे। एक और तरह से भी डिफरेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस डस्टर को टेबल पे रख के इस डस्टर को ऊपर से पुश करना शुरू कर दूं तो इसका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स वेट से ज्यादा हो जाएगा। यस और नो? फर्ज करें हम इस डस्टर को, आप ये बताएं, ये डस्टर है, इसको मैंने हाथ पे रखा,
इसका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और वेट अभी इक्वल होगा। आगे बात समझ। सो वेट एंड नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आर इक्वल। जितना मेरा हार्ड फोर्स लगा रहा है वो वेट के इक्वल होगा। अब मुझे बताओ, अगर मैं इसको ऊपर से पुश करना शुरू कर दूं तब क्या होगा? तब इसका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा इक्वल टू वेट प्लस द पुश। समझ आ गई बात? तो अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से पुश करते हैं या पुल करते हैं तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स चेंज हो जाती है, तो प्रेशर भी उसके साथ चेंज हो जाएगा। बताओ, वेट नॉर्मल रिएक्शन फोर्स से ज्यादा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इधर देखो, अगर मैं इसको अपवर्ड्स पुल करता हूं तब क्या होगा? अगर मैं इसको ऊपर फोर्स लगाता हूं तब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। एक और बात, अगर कोई बंदा पानी में है, पानी में, वाटर में, तो वाटर जो है वो आप पे एक फोर्स लगाता है अपवर्ड्स। जब वाटर आप पे अपवर्ड्स फोर्स लगाएगा तो आपका रिएक्शन फोर्स रिड्यूस हो जाएगा। सिंपल रूल ये है कि अगर आप पे कोई एक्सटर्नल फोर्स होगी तो वो रिएक्शन फोर्स को चेंज कर देगी। अच्छा, अब प्रेशर क्या होगा? हमेशा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ओवर एरिया ऑफ कांटेक्ट फॉर द सॉलिड। लेकिन ये प्रेशर mg ओवर a के भी इक्वल होगा, लेकिन हर वक्त नहीं। इसके साथ लिखो ओनली इफ कंडीशन है, ओनली इफ mg इक्वल्स टू, बताओ जी, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ठीक है, इसके मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं जो मुझे आपने करके देने, कुछ क्वेश्चन जो आप मुझे करके देंगे। दो कॉलम बना दे, इस तरफ लिखना है सिचुएशन, सिचुएशन, यहां पे बीच में लिखना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। बेटा बात ना करो, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। और थर्ड कॉलम में आपने कैलकुलेट करके देना है प्रेशर। तो तीन कॉलम क्या है? सिचुएशन, उसके बाद नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और उसके बाद प्रेशर। ये तीन कॉलम्स हैं, ठीक है। और आज से पास पेपर के ईयरली हम स्टार्ट कर देंगे। आपको जितने क्वेश्चन असाइन होंगे आपने वो सारे करते हैं। अच्छा, सिचुएशन, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और प्रेशर। नंबर 1 लिखें। यहां पे इस तरह बना के, बेटे आप मेरे साथ ही बनाते जो, इसके ऊपर आप एक बॉक्स दिखा दो। 3D में बनाना है आपने बॉक्स। ये आपने एक बॉक्स दिखा दिया जल्दी से, ठीक। अब इस बॉक्स के डायमेंशन भी आप बना दो। अच्छा, इस बॉक्स में ये वाली जो साइड है, ये साइड है फर्ज करें 5 मीटर, बनाते जो। ये वाली साइड है 6 मीटर, और ये जो हाइट वाली साइड है ये है 4 मीटर। बॉक्स के डायमेंशन क्या है? 6 मीटर, 5 मीटर, 4 मीटर। इधर लिखो weight of the box is 20 Newton and the box is still, obviously कुछ नहीं बताया हुआ तो it is still। अगर बॉक्स स्टिल है, दो चीजें लिखनी है, व्हाट विल बी द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एंड व्हाट विल बी द प्रेशर। ठीक है, बताओ आंसर। क्या ख्याल है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना होगा? इक्वल्स टू 20 न्यूटन। और प्रेशर फिर क्या होगा? क्योंकि वेट और नॉर्मल रिएक्शन इक्वल है ना, तो अब की बात यू कैन राइट P इज इक्वल टू R ओवर A इज इक्वल टू mg ओवर A। बात समझ आ रही? असल में तो रिएक्शन फोर्स ओवर A होता है, लेकिन वेट ओवर A क्यों हो गया? बिकॉज दे आर इक्वल। तो एरिया जो है वो क्या होगा? अगर हम इस वाले पार्ट को शेड करते हैं, इस पार्ट को हमने शेड कर दिया, तो कितना बनेगा ये एरिया? एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट 5 इंटू 6 कितना हो गया? 30 मीटर स्क्वायर। तो ये बन जाएगा P इज इक्वल टू, वेट की जगह पे आ जाएगा 20 न्यूटन, और डिवाइड किससे हो जाएगा? डिवाइडेड बाय 30 मीटर स्क्वायर। आगे समझ, क्योंकि एरिया ये वाला यूज करेंगे ना 5। हाँ बताओ। नहीं नहीं बेटा, सरफेस एरिया नहीं होता, एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट होता है। जब हम प्रेशर कैलकुलेट करते हैं, प्रेशर इज फोर्स ओवर एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट, नॉट द ओवरऑल एरिया, सरफेस एरिया नहीं होता। अच्छा, अब ये बन जाएगा 2/3, तो 2/3 होगा। अच्छा, इसका 1 सिग्निफिकेंट फिगर, 1 सिग्निफिकेंट फिगर, तो आंसर में कितना होगा? 2 सिग्निफिकेंट फिगर, तो 0.67 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पैस्कल। अच्छा, अब नीचे आ जाओ, नंबर नेक्स्ट में जी सेम बॉक्स अगेन जल्दी से बना दो।
बेटा सेम बॉक्स अगेन जल्दी से बना लो, डिफरेंस क्या है मैं बता देता हूँ। वही डायमेंशंस, वही सब कुछ, सेम बॉक्स। बेटा बातें ना करो। 5 मीटर, 6 मीटर and 4 meters. So what is the difference? The difference is that no. एक ही बात है बेटा, एक ही बात है, एक ही बात है। आप पैस्कल भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। अच्छा बच्चों, सिचुएशन नंबर 2 देख लो। द बॉक्स इज kept on the floor. The box is kept on the floor in water. अच्छा मेरा अब आपसे एक क्वेश्चन है, क्या वाटर बॉक्स पे कोई फोर्स लगाता है? अगर लगाता है तो किस डायरेक्शन में लगाता है? When something is in water, water will exert an upwards force. So in water, water is exerting, water is applying an upward force of 5 Newton. Water is applying an upward force of 5 Newton. आपने अब फिल करना है इस पूरे उसको, और वेट वही है, वेट इज स्टिल, वेट अभी भी 20 न्यूटन है। बेटा वही बॉक्स है, वही वेट है, सब कुछ सेम है, सिर्फ अब वाटर में है। तो आप बाकी रोज को फिल करें, बाकी कॉलम्स को फिल करें। शाबाश, सोचो। The box is kept on the floor in water. Water is applying an upward force of 5 Newton. Weight is still 20 Newton. बाकी दो कॉलम फिल करें, आपने खुद करना है बेटा, खुद करना है। हाँ जी, क्या फर्क पड़ेगा? रिएक्शन फोर्स क्या हो जाएगा? फ्री बॉडी बना लो ना। तो अगर बॉक्स की बनाते हैं फ्री बॉडी, हाउ मेनी फोर्सेस आर देयर ऑन द बॉक्स? फ्री बॉडी होगी जिसमें हम फोर्सेस बनाते हैं ना। तो बॉक्स में कितनी फोर्सेस हैं? जल्दी से, वेट, रिएक्शन फोर्स, वेट हो जाएगा, रिएक्शन फोर्स हो जाएगा, और वाटर की फोर्स हो जाएगी। तो वेट को हम लिख देते हैं W। इस ड्राइंग को हम कहते हैं फ्री बॉडी व्हेन यू रिप्रेजेंट द फोर्सेस। W, उसके बाद रिएक्शन फोर्स, और उसके बाद फोर्स फ्रॉम द वाटर। हाँ बेटा, आ गई समझ? वेट हो गया, रिएक्शन फोर्स हो गई, फोर्स फ्रॉम द वाटर। बेटा W हो गया वेट, W क्या हो गया? W हो गया वेट, रिएक्शन फोर्स और फोर्स फ्रॉम द वाटर। वेट कितना दिया हुआ है जल्दी से बताओ? वेट दिया हुआ है 20 न्यूटन, और फोर्स फ्रॉम द वाटर वो कितनी दी हुई है? फोर्स फ्रॉम द वाटर है बेटा जी, force from the water is 5 Newton. Force from the water is 5 Newton. Reaction force is to be calculated. And the box is still, it is in equilibrium, so you can equate the forces. बेटा equilibrium है तो forces को equate कर सकते हैं। बात समझ आ गई? Weight, reaction force, और ये हो गया up thrust। अच्छा, reaction force कौन लगाएगा? फ्लोर लगाएगा। ये upward force कौन लगाएगा? वाटर लगाएगा। इक्वेशन क्या बनेगी? F plus R इक्वल किसके होगा? W के। ठीक, तो F फिर क्या, R फिर क्या हो जाएगा? R is equal to W minus F, वेट माइनस वाटर की फोर्स, 20 माइनस 5 कितना हो गया? 15 न्यूटन। तो जब वाटर, बेटा बात ना करो, जब वाटर लगाएगा अपवर्ड फोर्स तो रिएक्शन फोर्स रिड्यूस कर जाएगी, तो क्या हो गया? इट इज 15 न्यूटन। तो प्रेशर क्या हो जाएगा? अगेन रिएक्शन फोर्स ओवर ए का। तो प्रेशर इज इक्वल टू कितना हो गई रिएक्शन फोर्स? रिएक्शन फोर्स हो गई 15 न्यूटन, और एरिया सरफेस या एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट तो क्या बन जाएगा? 15 ओवर 5 इंटू 6, 30 मीटर स्क्वायर, तो 0.5 और पास्कल। सो प्रेशर के इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक, इसकी वर्कशीट में आपको भेज दूंगा। अच्छा आगे चलते हैं। लिखे प्रेशर इन लिक्विड्स, क्या हेडिंग देनी है? प्रेशर इन लिक्विड्स, जो कि आपने ओ लेवल में भी पढ़ा होगा। प्रेशर इन लिक्विड्स,
लिक्विड्स क्या हो सकते हैं? वाटर, ऑयल या कोई भी और लिक्विड। सो लिक्विड्स में प्रेशर, इसमें आपने ओ लेवल में इक्वेशन पढ़ी थी। दो तीन चीजें जो आपने लिखनी है। पहली चीज, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड ओनली। प्रेशर ड्यू टू लिक्विड ओनली, अगर सिर्फ लिक्विड की बात होगी, लिक्विड का प्रेशर, तो वो आपके पास होगा रो जी एच। ओ लेवल में पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा हुआ? पढ़ा हुआ है ना। बट ड्यू टू लिक्विड ओनली। अच्छा, इसमें एच क्या है? हाइट या डेप्थ? बेटा एच हाइट या डेप्थ? एच है इसमें डेप्थ। अच्छा, इस इक्वेशन को अप्लाई करने की कोई कंडीशन है या हर जगह पे अप्लाई होगी? कंडीशन है। दिस इक्वेशन कैन बी अप्लाइड ओनली इफ द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज यूनिफॉर्म। अगर लिक्विड की डेंसिटी यूनिफॉर्म ना हो, ये ए लेवल में, ओ में नहीं थी। अगर लिक्विड की डेंसिटी, बेटा ओ लेवल में डेंसिटी होती ही यूनिफॉर्म थी। ओ लेवल में कंडीशन अप्लाई नहीं होती थी, ए लेवल में अप्लाई होगी। कभी कभी लिक्विड की डेंसिटी नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप सी वाटर में नीचे जाते हैं तो आप मुझे बताएं सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगी या नहीं होगी? सी वाटर में नीचे जा रहे हैं, सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगी। क्या डेंसिटी यूनिफॉर्म होगी या नॉन यूनिफॉर्म होगी? डेंसिटी नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकती है। तो ये इक्वेशन सिर्फ तब तक वैलिड है जब लिक्विड की डेंसिटी यूनिफॉर्म है। अगर लिक्विड की डेंसिटी नॉन यूनिफॉर्म हो गई तो ये इक्वेशन इनवैलिड हो जाएगी। फिर हम कोई और मेथड यूज करेंगे, वो मेथड मैं लिखवा दूंगा आगे। अभी तक हमने क्या सीखा? प्रेशर ड्यू टू लिक्विड ओनली इज रो जी एच, और इसके राइट पे लिखेंगे इफ डेंसिटी इज uniform. You can apply this equation as long the liquid has a uniform density. Done हो गया? नीचे आ जाए, देखिए total pressure at a depth, total pressure at a depth h, क्या फर्क पड़ेगा? वहां पे लिक्विड ओनली और यहाँ पे टोटल, क्या फर्क पड़ेगा? टोटल और लिक्विड ओनली क्या डिफरेंस होगा? इसमें एटमॉस्फेयर का प्रेशर भी आ जाएगा। किसका प्रेशर आ जाएगा? इसमें एटमॉस्फेयर का प्रेशर भी इंक्लूड हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल प्रेशर एट अ डेप्थ h विल बी इक्वल टू P लिक्विड और प्लस लिक्विड के अबाव जो एटमॉस्फेयर या गैस होगा उसका प्रेशर भी साथ आ जाएगा। तो दिस विल बिकम P total is equal to रो जी एच। रो जी एच क्या हो गया? प्रेशर ड्यू टू लिक्विड, और उसमें ऐड क्या हो जाएगा? P एटमॉस्फेरिक। एस्टिमेशन में आपसे ये पूछ सकते हैं कि P एटमॉस्फेरिक की एस्टिमेटेड वैल्यू क्या हो सकती है। तो एस्टिमेशन जो है वो जो भी चीज हम पढ़ेंगे उसके साथ पढ़ते जाएंगे। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की एस्टिमेटेड वैल्यू क्या हो सकती है? ओ लेवल में भी आपने ये पढ़ा हो। ठीक है, atmospheric pressure, can we say that it changes with height? For example, sea level पे different heights पे different, तो different region में different होता है, लेकिन एक estimated value होगी। atmospheric pressure is about का मतलब है हम estimated value बता रहे हैं 100,000 pascal। atmospheric pressure is 100,000 pascal। that will change from region to region। जो डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट हो सकता है, कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है। लेकिन वैल्यू क्या चेंज होगी? 97,000, 105,000, यानी कि 2-3,000 का वेरिएशन आ सकता है। तो 100,000 एक्सेप्टेबल होगा अगर आप एग्जाम में लिखेंगे। अच्छा, अब अगर डेंसिटी वेरिएबल होगी फिर आप प्रेशर कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो, कैलकुलेटिंग प्रेशर इफ द डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज वेरिएबल। calculating pressure if density of liquid
इज वेरिएबल। बेटा अगर डेंसिटी ऑफ लिक्विड वेरिएबल होगी तो प्रेशर की कैलकुलेशन फिर कैसे होगी? तो अगर लिक्विड की डेंसिटी वेरिएबल होगी उस केस में फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि डेंसिटी की कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। तो पहली बात तो ये लिख दो कि रो जी एच अप्लाइड या नॉट अप्लाइड? नॉट अप्लाइड, ये पहली बात हो गई। दूसरी बात जो आप ओ लेवल में करते थे, जब स्पीड वेरिएबल होती थी फिर आप डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम नहीं करते थे, क्या करते थे फिर? गो बैक टू ओ लेवल। जब स्पीड होती है वेरिएबल फिर आप डिस्टेंस का फॉर्मूला नहीं लगाते, फिर आप एरिया से कैलकुलेशन करते हैं। जहां पे भी कोई चीज वेरिएबल हो जाए फिर आप एरिया से कैलकुलेशन करते हैं। अगर डेंसिटी वेरिएबल होगी तो ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, इसकी जगह पे आप ये काम करेंगे। लिखे वाई एक्सिस पे हम लिखेंगे डेंसिटी, वाई एक्सिस पे क्या होगा? डेंसिटी, और एक्स एक्सिस पे होगा डेप्थ। सो डेंसिटी और डेप्थ का ग्राफ आपको एग्जाम में गिवन होगा। जब भी वो कहेंगे डेंसिटी इज वेरिएबल तो डेंसिटी और डेप्थ की वेरिएशन बताएंगे। समझ आ गई बात? वो कहेंगे सरफेस पे इतना डेंसिटी। मुझे बताएं जीरो डेप्थ कहां पे होगी, सरफेस पे या बॉटम पे? जीरो डेप्थ, जीरो डेप्थ इज एट द सरफेस। अब जब आप लिक्विड में डेप्थ पे जा रहे हैं तो डेंसिटी या तो इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी। वैसे आपने जो ओ लेवल में कॉन्सेप्ट पढ़े, आपकी कॉमन सेंस क्या कहती है? हाई डेंसिटी का लिक्विड नीचे होगा या ऊपर होगा? हाई डेंसिटी का लिक्विड नीचे होगा। तो जनरली अगर बात की जाए तो नीचे जाते हुए जनरली डेंसिटी इंक्रीज करती है। तो अगर तो वो कहेंगे डेंसिटी यूनिफॉर्म या कुछ नहीं बताएंगे तो हम यूनिफॉर्म इज्यूम करेंगे, लेकिन नीचे की तरफ अगर डेंसिटी इंक्रीज कर रही है तो फिर डेंसिटी का ग्राफ होगा किसके साथ? डेप्थ के साथ। इस तरह का ग्राफ आपको गिवन होगा, कर्व भी हो सकती है। इस ग्राफ का जो एरिया होगा वो रिप्लेस करेगा डेंसिटी और डेप्थ के प्रोडक्ट को। इस ग्राफ का एरिया किसको रिप्लेस करेगा? डेंसिटी और डेप्थ के प्रोडक्ट को। ये देखें डेंसिटी डेप्थ, तो जो y और x पे चीजें होती हैं उनका प्रोडक्ट एरिया बन जाता है। तो आप यूं समझ लें कि इस ग्राफ का एरिया हमेशा आपको बताया करेगा, जब वेरिएबल डेंसिटी होगी तो रो जी को ये एरिया रिप्लेस करेगा। ये बात याद रखनी है, जहां पे भी वेरिएबल डेंसिटी होगी वहां पे, सॉरी रो जी नहीं, ये एरिया रिप्लेस करेगा रो और एच। अब थोड़ा सा एक बार देख लो, जहां पे भी डेंसिटी वेरिएबल होगी क्या करेंगे? डेंसिटी और डेप्थ का ग्राफ होगा, तो उस ग्राफ का एरिया किसको रिप्लेस करेगा? रो और एच को। अब प्रेशर कैलकुलेट कैसे होगा? प्रेशर ऐसे कैलकुलेट होगा, क्या था? P इज इक्वल टू रो एच इंटू जी। क्या फॉर्मूले को ऐसे लिख सकते हैं? क्या फॉर्मूले को ऐसे लिख सकते हैं? रो इंटू एच इंटू जी। अब आप रो और एच पुट नहीं करोगे, उसकी जगह क्या पुट करोगे? एरिया, और मल्टीप्लाई किससे होगा? जी से। अब जो हमने अभी तक पढ़ा है उसकी कुछ एग्जांपल्स करते हैं। अच्छा, आप सारी चीज का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अगर आपने लिक्विड का प्रेशर कैलकुलेट करना है तो क्या फॉर्मूला होगा? रो जी एच। ठीक है, सामने लिक्विड का प्रेशर रो जी एच। अगर आपने लिक्विड में टोटल प्रेशर कैलकुलेट करना है तो लिक्विड का प्रेशर प्लस एटमॉस्फेयर का प्रेशर, और वो होगा रो जी एच प्लस पी एटमॉस्फेरिक। आ गई यहां तक बात समझ? लेकिन रो जी एच फेल हो जाएगा, कहां पे फेल हो जाएगा? रो जी एच फेल हो जाएगा अगर लिक्विड की डेंसिटी वेरिएबल हुई, तो रो जी एच वाला फॉर्मूला यूज नहीं होगा। कहां पे यूज नहीं होगा? अगर डेंसिटी होगी वेरिएबल। उस केस में क्या करेंगे? डेंसिटी का डेप्थ के साथ बनाएंगे ग्राफ, बना हुआ होगा पहले से, डेंसिटी की वेरिएशन बताई होगी। तो फॉर्मूले को लिख देंगे रो एच इंटू जी, और रो एच की जगह एरिया आ जाएगा। तो कैलकुलेशन में इस ग्राफ का एरिया जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा जी के साथ। ठीक, तो डेंसिटी और डेप्थ का एरिया अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं जी के साथ तो हमें क्या बताएगा? प्रेशर। ठीक हो गया? एक बार नोट्स लिख लो, फिर एग्जांपल्स करते हैं। लिखें एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1, हर कॉन्सेप्ट की एक एक एग्जांपल करते जाएंगे। बच्चों एग्जांपल लिखो। एग्जांपल 1, आवाज नहीं बेटा। एग्जांपल 1, एक ग्राफ बनाओ जरा जल्दी से। वाई एक्सिस पे डेंसिटी, बोर्ड पे फोकस करो। एक्स एक्सिस पे डेप्थ,
और डेप्थ की वैल्यू 0 मीटर, डेप्थ की वैल्यू यहां पे है 20 मीटर्स। बेटा डेप्थ की वैल्यू 0 मीटर, डेप्थ की वैल्यू 20 मीटर्स। डेंसिटी स्टार्ट हो रही है 900 से और डेंसिटी का यूनिट गिवन है किलोग्राम मीटर पावर -3। यही यूनिट होता है ना बेटा, सामने सामने डेंसिटी का यही यूनिट होता है, ठीक। अच्छा, अब 20 मीटर पे जाके डेंसिटी हैज बिकम 20 मीटर पे जाके डेंसिटी हैज बिकम 1200 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ग्राफ बना दो, इस ग्राफ को लेबल कर दो फिगर 1। लिखो फिगर 1 shows a change. Figure 1 shows a change of density of seawater in a region with depth. So figure 1 is variation of density of seawater with depth, and it is changing uniformly. Now number 1, calculate pressure experienced by a person or a submarine or anything. Calculate pressure experienced by a person at a depth of 20 meter in the sea, 20 meter in the sea, if atmospheric pressure is 99,000 pascal. क्या हो सकता है 99,000? बिल्कुल हो सकता है। एग्जामिनर कह रहे हैं तो वही देंगे, ठीक है। अपनी वैल्यू नहीं, जो एग्जामिनर कह रहा है ये आपने खुद करना है। हो जाए तो मुझे बता दो। क्वेश्चन समझ तो आ गया ना। पानी की डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, पानी की डेंसिटी इंक्रीज कर रही है। तो आपने 20 मीटर की डेप्थ पे एक बंदे पे टोटल प्रेशर कैलकुलेट करना है। तो इसका मेथड ये होगा कि पहले आप कैलकुलेट कर लें लिक्विड प्रेशर और फिर उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ऐड कर दें। सो फर्स्ट यू शुड कैलकुलेट लिक्विड प्रेशर। करके बताओ, हो गया? किसी बच्चे का हो जाए तो मुझे बताना है। मेरा हो जाए तो बताओ। उसकी भी दिखाई जाएगी, सवाल लिखा हुआ है। बेटा दिसंबर में मिड टर्म दिए हैं, हाँ सैटरडे फ्री फ्राइडे को है। हाँ तुम्हारी दोनों दिन मैसेज कर दो। अच्छा पहले कैलकुलेट कर लो लिक्विड का प्रेशर ना। हो गया? देखें हो गया। अच्छा आपने निकाला, सबसे पहले आपको निकालना चाहिए था एरिया, जो कि आपने निकाला यही होता है 900 plus 1200 2100 over 2 into 20 20 over 10 10 into 2100 21,000 हो गया। इसको 20 से मल्टीप्लाई करना है और 1,000 आपने पहले एरिया निकाला, फिर उस एरिया को आपका मैथड कुछ नहीं करा किसी और को मैं तो करो ना, करके दिखाओ वो आपका। अच्छा देखो, अब सबसे पहले स्टेप में क्या निकालेंगे? पहला स्टेप प्रेशर ऑफ लिक्विड, एरिया निकालेंगे। जी एरिया निकालेंगे। अच्छा पहले स्टेप में हम निकालेंगे पी लिक्विड।
मुझे लगता है कि पी लिक्विड जो है वो रो जी एच नहीं होगा, उसकी जगह क्या होगा? फर्स्ट करें फॉर्मूला अगर लिख लें रो एच इनटू जी, ऑब्वियसली ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। क्यों यूज नहीं करेंगे? बिकॉज द डेंसिटी इज वेरिएबल। तो क्या चेंज आ जाएगा फिर? एरिया इंटू जी। अच्छा, जहां पे डेंसिटी वेरिएबल होगी फिर एरिया इंटू जी हो जाएगा। अब अगर मैं इसका एरिया निकालता हूं, ट्रेपीजियम है ना, तो एरिया क्या बनेगा? 1/2 इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। दिस साइड इज 1200, दिस साइड इज 900 एंड दिस इज 20। तो क्या बनेगा एरिया? एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू हाइट की जगह पे आ जाएगा 20, और सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या हो जाएगा? सम ऑफ पैरेलल साइड्स हो जाएगा 900 प्लस 1200। तो ये हो गया 2100, 2100 इंटू 10, 21,000 आ रहा है एरिया। तो एरिया हो गया 21,000। और यूनिट लिखने की आपको जरूरत नहीं है, वैसे आप लिख सकते हैं, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं है। अच्छा, अब एरिया को जब जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा? लिक्विड का प्रेशर। तो व्हाई नॉट अब हम पी टोटल का फॉर्मूला लिखते हैं। पी टोटल इज पी लिक्विड प्लस, बताओ जी, प्लस पी एटमॉस्फेरिक। तो पी लिक्विड की जगह पे क्या लिखना होगा? एरिया इंटू जी। क्या ख्याल है? रो जी जो है वो क्या बन जाएगा? एरिया इंटू जी, और प्लस हो जाएगा पी एटमॉस्फेयर। तो ये हमारे पास हो जाएगा 21,000 और मल्टीप्लाई हो जाएगा 9.81 से, ठीक। और एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना था? 99,000, और ये ओवरऑल क्या आंसर आ जाएगा? पास्कल्स में। हो गया क्वेश्चन। अब एग्जांपल 2 लिखो, जो कि आप करके देंगे और जल्दी करके देंगे, उसके बाद अगला टॉपिक शुरू करेंगे। फिर एग्जांपल 2 लिखो जल्दी से। एग्जांपल 2 इज, बेटा एग्जांपल 2 लिखो। अ स्विमिंग पूल, थोड़ा तेज लिखना है। अ स्विमिंग पूल हैज अ डेप्थ, a swimming pool has a depth of, a swimming pool has a depth of 50 meters. Atmospheric pressure, atmospheric pressure is 1,00200 Pascal. Atmospheric pressure is 1,00200 Pascal. अच्छा, क्वेश्चन का अगला पार्ट। डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 950 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब आपने याद किया होगा 1000, लेकिन एग्जामिनर कभी देगा 1000, कभी 950, कभी 1050, इतना वेरिएशन आ जाती है बिकॉज ऑफ डिजॉल्व सॉल्व। हाँ बताएं, याद नहीं करना बेटा, आपने डेंसिटी को याद नहीं करना, यही मैं कह रहा हूं कि याद नहीं करना। डेंसिटी ऑफ वाटर विल बी गिवन इन द क्वेश्चन एवरी टाइम। तो आपने डेंसिटी की कोई वैल्यू याद नहीं रखनी, ठीक है ना। मे बी आपने एस्टिमेशन में इसको 1000 याद किया हो, तो पेपर में जो वैल्यू कहेंगे आपने वो यूज करनी है, क्योंकि जब टेम्परेचर चेंज होगा तो डेंसिटी भी चेंज हो जाएगी। डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट टेम्परेचर होगा ना, तो वाटर की डेंसिटी चेंज होती रहती है। अच्छा, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 950 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। लिख दिया क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। Find pressure, find pressure at a height of 20 meter in the water. Find pressure at a height of 20 meter in the water. और क्वेश्चन का सेकंड और आखिरी पार्ट, क्वेश्चन का सेकंड पार्ट ये है कि ये जरा बनाओ बेटा, एक शीट बनानी है इस तरह की, या मेरे साथ बना लो जल्दी से। एक शीट है ये वाली, और इसी के लेवल पे एक और शीट है ये वाली। दोनों शीट्स में क्या डिफरेंस नजर आ रहा है बच्चों?
इन दोनों शीट्स में क्या डिफरेंस है? एरिया का डिफरेंस है। इसका एरिया है फॉर एग्जांपल 10 मीटर स्क्वायर और इसका एरिया है फॉर एग्जांपल 2 मीटर स्क्वायर। इसको कहा हुआ है ए, इसको कहा हुआ है बी। Out of A and B, which will experience more pressure if they are at same height or depth? Out of A and B, which will experience more pressure if they are at same depth. अच्छा, पहला पार्ट आप करेंगे खुद, सेकंड पार्ट मिलके करते हैं। सेकंड पार्ट का आंसर पहले बता दो। ये दो शीट्स हैं बच्चों, बेटा सामने सामने, ये दो शीट्स हैं, ये सेम डेप्थ पे हैं, छोटी शीट बड़ी शीट, ये बड़ी शीट ये छोटी शीट, और ये सेम डेप्थ में है वाटर के अंदर। ज्यादा प्रेशर ए पे होगा या बी पे होगा? सोचो और बताओ। बी पे। अच्छा, जिनको लगता है बी पे होगा हैंड रेज करो, जिनको लगता है ए पे होगा हैंड रेज करो। अच्छा, जिनको जो भी लगता है दोनों ही गलत है, सेम प्रेशर होगा। प्रेशर जो है, प्रेशर बता देता हूं। अब आप कह रहे हैं कि वो तो होता है फोर्स ओवर एरिया, कह रहे हैं ना, तो वो रो जी एच भी तो होता है। अब प्रेशर जो है दोनों शीट्स पे सेम होता है, क्योंकि प्रेशर डेप्थ पे डिपेंड करता है। प्रेशर होता है पॉइंट बाय पॉइंट। मैं थोड़ा सा और आसान करके बता देता हूं। प्रेशर वेरी नहीं करता, फोर्स वेरी करती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू चेंज द एरिया इंस्टेड ऑफ प्रेशर, जो चीज चेंज हो जाती है वो फोर्स होती है। मैं आपको यूं बताता हूं, ये है 10 और ये है 2। अब 2 और 10 का रेशो कितना बन रहा है? 5 का रेशो बन रहा है, 5 टाइम्स है ना। अब ये होगा, इसके ऊपर फोर्स होगी और इसके ऊपर फोर्स होगी। मैं आपको थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज करने का कहता हूं। आप ये बात सुने, मुझे बताएं कि वाटर की अमाउंट जो इन दोनों को पुश कर रही है वो सेम है या इसके साथ ज्यादा वाटर इन कांटेक्ट होगा? वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, क्या दोनों के साथ सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन कांटेक्ट हैं, इसके साथ ज्यादा इन कांटेक्ट हैं? ज्यादा। वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कोलाइड करके फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं। अब वाटर के जो मॉलिक्यूल्स का नंबर है वो एरिया बेस्ड है। जितना बड़ा एरिया होगा उतना मॉलिक्यूल्स का नंबर भी क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। फर्ज करें यहां पे आपको फोर्स मिल रही है 100 न्यूटन, तो पता है यहां पे कितनी मिलेगी? यहां पे मिलेगी 500 न्यूटन। आसान जबान में, अगर वाटर के अंदर आप सेम डेप्थ पे हैं, मेरी बात केयरफुली सुननी है, एरिया के डबल होने से फोर्स डबल हो जाती है, एरिया के ट्रिपल होने से फोर्स ट्रिपल हो जाती है, एरिया के 4 टाइम्स होने से फोर्स 4 टाइम्स हो जाती है। अगर एरिया और फोर्स सेम रेशो में चेंज होंगे तो क्या प्रेशर चेंज होगा या नहीं होगा? देखिए, P होता है F ओवर A। आप मुझे ये बताएं, अगर F को भी डबल कर दें और A को भी डबल कर दें, व्हाट अबाउट प्रेशर? बताओ जरा। F भी डबल A भी डबल, प्रेशर पे क्या इफेक्ट होगा? नो इफेक्ट। अगर फोर्स को भी ट्रिपल कर दें और एरिया को भी ट्रिपल कर दें, क्या इफेक्ट होगा? अगर सेम डेप्थ पे हम एरिया को चेंज करते हैं तो ये होता है, जितना बड़ा एरिया उतनी ज्यादा फोर्स, उसकी वजह से प्रेशर पे कोई इफेक्ट नहीं होता। इन अ लिक्विड इफ यू आर एट सेम डेप्थ, प्रेशर विल बी सेम। बात समझ आ गई? तो एरिया के साथ लिक्विड में प्रेशर चेंज नहीं होता, दोनों पे सेम प्रेशर होगा। क्या होगा? दोनों पे सेम प्रेशर होगा, क्योंकि इनकी डेप्थ सेम है। तो सेकंड पार्ट का आंसर पहले लिखो। सेकंड पार्ट का आंसर बच्चों, सेकंड पार्ट ना बेटा, सेकंड पार्ट का आंसर पहले लिखो। क्या आंसर होगा? सेम प्रेशर या ज्यादा कम? सेम प्रेशर। आंसर लिखेंगे क्या? बड़ा एरिया तो ज्यादा फोर्स, छोटा एरिया तो कम फोर्स। फोर्स वेरी करती है, और फोर्स क्यों वेरी करती है? बिकॉज प्रेशर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड नहीं करता, फोर्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करती है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फोर्स डिटरमिन करते हैं, प्रेशर डिटरमिन नहीं करते। प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, तो वो पर मॉलिक्यूल होता है। आप इसको यूं सोच लो, प्रेशर होता है पर मॉलिक्यूल और जो फोर्स होती है वो होती है ओवरऑल। तो फोर्स की वेरिएशन होगी, प्रेशर की वेरिएशन नहीं होगी। तो आंसर लिखो, both A and B, both A and B, both A and B will experience, both A and B will experience same pressure, both A and B will experience same pressure as they are, reason क्या लिखेंगे? As they are
at same depth, and they are at same depth. अगली बात भी लिखनी है. In a liquid pressure only depends on the depth. In a liquid pressure only depends on the depth. In a liquid pressure, since they are at same depth, pressure in a liquid only depends on depth and not on the area. बात समझ आ गई? उसी डेप्थ पे जितना मर्जी बड़ा एरिया हो प्रेशर सेम होगा. However, force will change. तो डिपेंडेंट वेरिएबल फोर्स होता है, प्रेशर नहीं होता. जो चीज चेंज होती है वो फोर्स होती है. तो उसी डेप्थ के ऊपर प्रेशर हमेशा क्या होगा? सेम. और फोर्स क्या करेगी? चेंज करेगी. पहला पार्ट अब खुद करो. पहला पार्ट करो, फिर आपको छुट्टी देते हैं. चलें जी, टाइम हो गया है, लेकिन फिर भी पहला पार्ट कर लो. 2 मिनट लगेंगे, कर लो. चलें, एज अ होमवर्क कर लो. भागो. ये वाली कहानी पूरी समझ आ गई है ना? ठीक है.